हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर सदिश बीजगणित अर्थात वेक्टर अलजेब्रा का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बिहाफ पर इसके पहले मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आशा करते हैं आप सभी के सभी लोगों ने उस फर्स्ट लेक्चर को जरूर से जरूर देख लिया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने उस फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उस फर्स्ट लेक्चर का लिंक मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं, उसको पहले देख करके तब इसमें आप लोग कंटिन्यू करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसको समझाएंगे और उन टॉपिक्स के बिहाफ पर आपके एग्जाम में किस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है स्थिति सदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे बात करेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस लेक्चर का जो है डियर स्टूडेंट्स वो है दिक् कोज्जाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, उसके बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा और उससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ये 100% श्योर है। इसलिए आज के इस लेक्चर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास ये 3D ज्योमेट्री है। ठीक है, ये हमारा x है, ये y है और ये z है। समझ में आ रहा है? x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है। तो यहां पर जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, सपोज करिए ये पॉइंट हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है x, y, z। ये पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P का जब ओरिजिन से वेक्टर निकाला जाता है, मींस यहां से जब निकाला जाएगा तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर OP बोलते हैं। और ये वेक्टर OP जो है इसको हम xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप से डिनोट करते हैं। और यही वेक्टर OP जो है डियर स्टूडेंट्स वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब आपको यहां समझना क्या है? आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि सपोज करिए हमें कोई पॉइंट गिवन होगा 2, 3, 4 और हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो हमेशा वर्जिन होगा। जब मूल बिंदु उसका इनिशियल पॉइंट होगा तब वही पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और ये इक्वल होगा हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मतलब कोई पॉइंट दिया होगा तो उसकी पॉइंट की हेल्प से हम लोग इस तरीके से पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है -2, 5, -7 और इसका हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है तो वेक्टर OB जो होगा वो -2i कैप प्लस 5j कैप -7k कैप, ये पॉइंट B का जो होगा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। बस पोजीशन वेक्टर में यही आप लोगों को समझना था। जब किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ओरिजिन से तो उस सिचुएशन में उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाने वाला जो वेक्टर होता है वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं आपको बताता हूं सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सदिशों का योग, सदिशों का योग क्या होता है, इनको जोड़ा कैसे जाता है, ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है आराम से समझते चलिए, सारे टॉपिक को ध्यान से समझ चलिएगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कोई वेक्टर A है और ये हमारे पास कोई वेक्टर B है, दोनों को हमें ऐड करना है। तो सपोज करिए कि हम लोग इस वेक्टर को AB से दिखा दें, या छोड़ो इसको, वेक्टर A और वेक्टर B को जोड़ना है तो हम कैसे प्लस करेंगे? इसके लिए क्या होता है कि ये वेक्टर A ऐसे ड्रा कर दिया जाएगा और इसका जो एंड पॉइंट होगा वहां पर दूसरा ऐसे बना दिया जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा। तो इनको मिलाने वाली ये जो लाइन होगी ये दोनों इनके सम को दिखाती है, ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B को दिखाती है। अगर ये A है, ये B है, ये C है तो यहाँ पर वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC ये इक्वल हो जाता है वेक्टर AC के। और इसी को सदिशों के योग का त्रिभुज नियम भी कहा जाता है। इसी को सदिशों के योग का त्रिभुज नियम भी कहा जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स उसकी भुजाएं दो अलग अलग सदिश से निरूपित की गई हो तो उन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है वो उनके योगफल को रिप्रेजेंट करती है।
समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है वो आप लोग समझ लीजिए। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे कहीं पर ऐसे फिगर बन गया, ऐसे बन गया और ऐसे बन गया और ऐसे बन गया, मान लो ये ए है वेक्टर, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो यहाँ पर वेक्टर सी जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। इसको आप कैसे जानेंगे? तो देखो ये सारे रूल रेगुलेशन जो हैं उसको तो आप लोग जान रहे हैं, तो जानते रहिए। मैं इस चीज़ को समझने की आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। सिंपल सा जान लीजिए कि हम लोग यहाँ से चले थे, ऐसे चले, फिर ऐसे चले, तो यहाँ पहुँचे। अब यहाँ पहुँचने का ये डायरेक्ट रास्ता है, मतलब हमें यहाँ पहुँचना है, चाहे ऐसे करके ऐसे जाओ या ऐसे डायरेक्ट चले जाओ। जैसे वहाँ पर दीवार पर आप लोगों को जाकर के पहुँचना है, तो कैसे कैसे जा सकते हैं? ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं, या इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट ऐसे वहां पर जाकर के पहुंच सकते हैं। तो बस आप लोगों को त्रिभुजों के योग के नियम में यही आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें समझ में आई? थोड़ा मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? मैं समझाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो हमें ऐसे लिखा गया, वेक्टर ए लिखा गया, ये इस तरीके से वेक्टर बी बनाया गया, ये वेक्टर सी बनाया गया, तो यहाँ कौन किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ से चलना शुरू किया, ये प्लस ये मीन्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो होगा वो वेक्टर ए के क्या होगा? बराबर। इस चीज़ को आप लोग हमेशा से ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें? और इसी को हम त्रिभुज के जो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम होता है, इसी को हम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम भी कहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम दिया गया है, और ये है ए बी सी और डी। ये भुजा इसकी ए है और ये भुजा इसकी बी है, तो इसका जो विकर्ण होगा ए सी, ये देखो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। चूंकि ये जो है यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसी को सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाएगा? सदिशों को योग का समांतर चतुर्भुज का नियम इसको कहा जाता है। कोई यूज नहीं है, ना तो हमसे कहीं पर भी पूछा जाने वाला है। अब आइए थोड़ा सा और समझाते हैं आप लोगों को, ध्यान से समझते चलना डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कुछ और आपको मैं बताता हूं, समझते चलो, ठीक है? जैसे देखो, सपोज करो कहीं पर आपको ऐसे दिया है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी आपको दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये हमें दिया हुआ है। और हमें क्या करना है? इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ऐसे लिखेंगे हम इसको, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, और इसके साथ आप प्लस करेंगे किसको? 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में हो जाएगा 5k कैप, ठीक? तो क्या होगा? इसको सॉल्व करोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐड करने का तरीका होगा कि आई को आई के साथ ऐड करेंगे, जे को जे के साथ ऐड करेंगे और के को के साथ ऐड करेंगे। तो इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये होगा ऐड करने का तरीका। और इसी पर आपको मेनली फोकस करना। इसके पहले जो मैंने इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से आपको समझाने का प्रयास किया वो कम भी समझ में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ जाना जरूरी है। अब आइए देखिए, सदिशों के योग के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनको आप लोग समझ लीजिए। सदिशों के योग के गुणधर्म ध्यान से समझते चलिए। सदिशों के योग के गुण, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का योग जो होता है वो किन किन नियमों का पालन करता है? तो पहला ध्यान रखिएगा, सदिशों का योग जो है वो क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमेय, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कामुटेटिव होता है। इसका मतलब ये, जैसे एक वेक्टर है तो वेक्टर ए प्लस बी करो या वेक्टर बी प्लस सी करो, दोनों आपस चाहे वेक्टर बी प्लस ए करो, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि सदिशों का जो योग होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, अर्थात क्रम विनिमेय होता है। दूसरा याद रखिएगा कि सदिशों का योग जो है वो साहचर अर्थात एसोसिएटिव, क्या? एसोसिएटिव भी होता है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके तब वेक्टर सी करो, या
वेक्टर बी और वेक्टर बी को ऐड करके तब ए से ऐड करो, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सदिशों का योग क्या होता है, सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम क्या होता है, दो सदिश हमें इस रूप में अगर दिए होंगे तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे, साथ ही साथ सदिशों के योग का जो नियम है वो कौन कौन सा, मीन सदिशों का योगफल किन किन नियमों का पालन करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सदिशों का योगफल क्रम विनिमेय होता है और साथ ही साथ साहचर्य होता है। अब बात होती है डियर स्टूडेंट कि सदिशों को घटाते कैसे हैं। तो देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी है, या आप ऐसे कहिए कि अगर हमारे पास वेक्टर ए बी है प्लस वेक्टर बी सी है, तो अगर हम इसको वेक्टर ए बी लिखें, इसको वेक्टर सी बी लिख दें, बस ये माइनस हो गया। क्योंकि वेक्टर्स में क्या होता है, जैसे ही हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं उसी तरीके से वो चिन्ह माइनस में बन जाता है। तो डायरेक्शन बदलोगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, ये बना वेक्टर ए, ये बना वेक्टर बी और ये बना हमारे पास वेक्टर सी। अब यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा वो वेक्टर सी के बराबर होगा, तो वेक्टर ए जो है वो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी के बराबर होगा। तो सदिशों का जो घटाना है उसको अलग से समझने की जरूरत नहीं होती है। जब किसी वेक्टर्स के डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं तो अगर वो एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। बस इतना आप लोगों को इसमें समझना है। हाँ, सदिशों का योग ना तो क्रम विनिमेय होगा, सदिशों का अंतर जो होगा, घटाना जो होगा, ना तो वो क्रम विनिमेय होगा ना ही वो साहचर्य होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझे रहिएगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। घटाना होगा, जैसे यहाँ वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर बी है। अब सपोज कर लो यहाँ पर हमें वेक्टर बी में से वेक्टर ए को घटाना है, या हमें वेक्टर ए में से ही वेक्टर बी को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज करो आपसे कह दे भैया वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए को फाइंड करो, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को, तो क्या होगा, 2i कैप होगा प्लस 3j कैप होगा प्लस 5k कैप होगा। माइनस करेंगे यहाँ पर, ध्यान दो, माइनस करेंगे यहाँ पर i कैप होगा प्लस j कैप होगा प्लस k कैप होगा। अब सॉल्व करो, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इक्वल i में से i घटे, यहाँ i कैप आएगा, 3j घटेगा तो प्लस 2j कैप आएगा, और प्लस में कितना आएगा, 4k कैप। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से घटाने के लिए भी, घटाने के आधार पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और आप लोग उसको कर लेंगे। अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, सदिश का दिक् अनुपात और दिक् कोज्जाएं। किसी सदिश का दिक् अनुपात और दिक् कोज्जा क्या होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। सदिश की दिक् कोज्जाएं और दिक् अनुपात, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दिक् अनुपात, इसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आ वेक्टर। बहुत शार्ट में आपको बताऊंगा जिससे आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए समझिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे हमारे पास ये हमारा 3D सिस्टम हो गया, ठीक। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, सपोज करिए पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y और z है। अब इसका हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर OP आएगा। यहाँ पर आपको वेक्टर OP जो मिलेगा वो मिलेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब हमें इसी पोजीशन वेक्टर, इसी वेक्टर OP का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है और डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा, शार्ट ट्रिक भी बताऊंगा, भी क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसके लिए जो लाइन हमने ड्रा की है, ये लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है।
क्या समझे, किसी भी वेक्टर के द्वारा उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसकी जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाती है डियर स्टूडेंट्स, वो जो एंगल होता है उस एंगल के कॉस की वैल्यू मीन्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ध्यान देना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये जो होता है इन्हीं को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ध्यान रखना सभी लोग, क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, इन्हीं को हम लोग दिक्कोजाएं कहते हैं। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, दिक्कोजाएं। मतलब किसी भी सदिश के वाली जो लाइन होती है वो अक्षों से जो कोण बनाती है उसको हम अल्फा, बीटा और गामा से दिखाते हैं। तो उसके कॉस की वैल्यू मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो होता है उसी को हम दिक्कोजा बोलते हैं, उसी को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अब बात ये होती है कि इसको निकाला कैसे जाता है, तो मैं शार्ट में आपको तरीका बता दे रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। कॉस अल्फा को निकालने का फार्मूला होगा x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऐसे ही कॉस बीटा को निकालने का फार्मूला होगा y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही कॉस गामा जो होगा इसका फार्मूला आप समझ गए होंगे, z अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी होता है लेकिन डेरिवेशन करने से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट, जो हमारे कॉस अल्फा है, इस कॉस अल्फा को l से, कॉस बीटा को m से और कॉस गामा को n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, अगर इसके दोनों साइड का स्क्वायर करके हम सम कर दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आएगा, और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम यहाँ लिखना चाहें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो आप लोग समझ रहे हैं क्या मिलेगा हमें, यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब चूंकि हम लोग अल्फा बीटा और गामा इसको एल एम एन से भी दिखाते हैं तो मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है आपकी डायरेक्शन कोसाइंस पूरी तरीके से। किसी भी सदिश के द्वारा, ध्यान से सुन लीजिए, रिवाइज करा रहा हूं, किसी भी सदिश के द्वारा अक्षों से, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, किसी भी सदिश के द्वारा अक्षों से जो कोण बनेगा उस कोण के कॉस की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को उस सदिश का हम क्या बोलेंगे, दिक्कोजा बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। जो होती है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन्हें एल एम और एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कॉस अल्फा को निकालने का फार्मूला होगा एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस बीटा को वाई अपान हो जाएगा, कॉस गामा को जेड अपान हो जाएगा। तो एल एम और एन से भी इसको दिखाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं उन डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, या इसको हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं। बस अभी क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। दिमाग समझ में आ गई। अब यहां पर दो टॉपिक पढ़ा था, दिक्कोजाएं जो मैंने आपको समझा दिया, फिर अगला टॉपिक पढ़ा था दिक् अनुपात। देखो डेफिनेशन तो ये है कि ऐसी संख्याएं जो किसी भी सदिश के समान, ऐसी संख्याएं जो किसी भी सदिश की जो दिक्कोजाएं होती हैं उनके समानुपाती हों, उन्हीं को दिक् अनुपात कहते हैं। लेकिन मैं आपको शार्ट तरीका बता रहा हूं कि जब आपको कोई एक पॉइंट दिया होगा, वह जो पॉइंट होगा वही डायरेक्शन रेशियो होगा, बस यही याद कर लीजिए आप लोग। जैसे मैं समझाऊंगा, जैसे मान लीजिए कि हमें वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक, और हमसे कहेगा कि भैया इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो कैसे निकालेंगे, ये फार्मूले है आपके पास, डायरेक्शन कोसाइन यहां से निकल जाएगी। लेकिन आपसे कहेगा इसका डायरेक्शन रेशियो, तो सिंपल सा 2, 3, 4 लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म। जब एक ही पॉइंट से कोई वेक्टर दिया गया होगा तो उसका जो पॉइंट होगा वही उसके डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स इट, बहुत ही आसान था। आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से डियर स्टूडेंट समझ में आ चुका होगा। अब आइए मैं इसके भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा देता हूं, ठीक है। लेकिन
उसके पहले अभी जो हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स, वो तो था कि जब हमारे पास केवल एक ही पॉइंट दिया गया होगा तो उस सिचुएशन में हम डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। ये केवल एक पॉइंट के लिए था। अब मान लीजिए कि हमारे पास 2 पॉइंट से जाने वाला कोई दे दिया जाए वेक्टर, अ वेक्टर विच पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, तो उस सिचुएशन में हम लोग उसके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को कैसे फाइंड करेंगे, आइए समझाते हैं आप लोगों को। जैसे हमारे पास एक पॉइंट हो गया x1, y1 और z1, दूसरा पॉइंट b हो गया, ये है x2, y2 और z2। इनको मिलाने वाली जो लाइन AB है, इसका हमें डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना, बहुत आसान है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए कास अल्फा इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही कॉस बीटा को निकालने का जो फार्मूला होगा वो आप लोग समझ रहे होंगे क्या होगा, वो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल से आपको समझा रहे हैं, कठिन नहीं कर रहे हैं इसको। और कॉस गामा जो होगा उसका फार्मूला हो जाएगा z2 माइनस z1 अपान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये होगा कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, जिसको हम लोग L, M और n भी कह सकते हैं, से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज पूछ लेता है, माने दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो पूछ लेता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिक अनुपात कहते हैं। ध्यान देना, अगर दिक अनुपात पूछ लेता है तो ये इसके दिक अनुपात यही होंगे, देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यही जो होंगे इसके क्या हो जाएंगे, दिक अनुपात हो जाएंगे। आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको क्या करते हैं, एक छोटा सा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, जिससे आप लोगों को ये बेहतर तरीके से कंफर्म हो जाएगा और आपके माइंड के हर तरह के डाउट्स समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, बेहतर तरीके से लेक्चर चल रहा है आगे की तरफ। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो अपने दोस्तों के साथ एक बार लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें। एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ कहा जा रहा है यदि P एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट 1 2 -3 है, और एक पॉइंट और दे रहा है वो Q है, इसके कोऑर्डिनेट -1 -2 और 1 है। समतल में 2 बिंदु हैं, ध्यान दो, लिखा है समतल में 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, तब निकालिए। देखो क्या निकालना है, पहला वेक्टर PQ का दिक अनुपात निकालना है। ठीक, दिक अनुपात निकालना है। और दूसरा PQ की हमें क्या निकालनी है, दिक कोज्य निकालनी है। ये 2 चीजें निकालनी है। तो बड़ा आसान है, देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड से। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सभी लोग समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारे पास x1, y1 और z1 कितना है, 1 2 है और -3 है। x2, y2 और z2 जो है वो -1 -2 और 1 है। सबसे पहले मैं डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेता हूँ। डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या होगा, x2 माइनस x1। अब देखो x2 कितना है, -1 -1, इसका मतलब हो गया -2। उसके बाद फिर y2 माइनस y1, y2 का मतलब -2, y1 का मतलब 2, ये तो हो गया -4, सही है। और फिर क्या, z2 माइनस z1 हो गया। इसके लिए क्या होगा, z2 1 है और यहाँ +3 हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये हमारा 4 आएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे क्या,
आंसर जो आपको बनेगा वो मिलेगा आपका डियर स्टूडेंट्स -2, -4 और 4। ये हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे, -2, -4 और 4। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो सब में यही आएगा क्या, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का, यही आएगा। और इसको क्या करते हैं हम लोग, r लेट कर लेते हैं। अब देखो x2 - x1 की वैल्यू निकाले हो आप लोग, कितनी निकाले हो, -2 निकाले हो ना। सॉल्व कर लो इसको, -2 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, 4 का, इक्वल टू r हो जाएगा। तो r इक्वल टू यहाँ देखो 4 आएगा और यहाँ 16 आएगा, यहाँ 16 आएगा ना, 16 16 32, 4 36। तो r की वैल्यू जो होगी वो हमें कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। समझ में आ रहा, क्लियर हो रही है बात? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अब ध्यान दो, आपको कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा निकालना है। अब देखिए ध्यान से, कास अल्फा निकालने का फार्मूला क्या है, x2 - x1 अपान r, मतलब यही तो, इसको हमने r से नोट कर लिया है। तो कास अल्फा इक्वल टू x2 - x1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, -2 आई थी, अपान में 6। तो कास अल्फा की वैल्यू -1/3 आ जाएगी, ठीक। और ऐसे ही आप निकालेंगे कॉस बीटा, तो क्या आएगा, y2 - y1 अपान में r। तो कॉस बीटा y2 - y1 मतलब -4 आएगा, अपान में 6 आएगा। तो कॉस बीटा की वैल्यू -2 कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऐसे ही आप निकालेंगे कास गामा, तो z2 - z1 अपान में r होगा। तो कास गामा इक्वल टू 4/6 होगा, मतलब कास गामा इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। ये होगा इसके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो, जो कि हमारे दिए गए 2 पॉइंट से होकर के जा रहे थे। इसी तरह के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। कभी हमें एक ही पॉइंट दे देगा और उस एक ही पॉइंट के लिए डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पूछेगा, तो उसे हमें कैसे फाइंड करना, ये आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। क्योंकि जब हमें एक ही पॉइंट दिया होगा तो वो जो सिंगल पॉइंट होगा वो उसके डायरेक्शन रेशियो को दिखाएगा और डायरेक्शन कोसाइन को उसकी हेल्प से कैसे फाइंड किया जाता है ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास और बच रहा है, वो बच रहा है किसी सदिश का किसी अदिश से गुणा। जब किसी भी हम लोग वेक्टर्स को किसी भी स्केलर से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। बाकी आज के इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करूंगा, ठीक है। देखिए, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है और हमें इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब होता है कि लेमडा में इसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई हो जाए या इसके मल्टीप्लाई करके तब इसका मॉडुलस निकाला जाए, दोनों इक्वल होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण है। लेमडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल होगा लेमडा इंटू वेक्टर ए देन मैग्नीट्यूड हम फाइंड करें। इसका मतलब क्या है समझो, जैसे वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, लेमडा वेक्टर ए निकालना है। तो लेमडा से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका मतलब होता है, ठीक, ये इसका मतलब होता है। कहने का तात्पर्य यह है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे पास वेक्टर ए इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया है और हमें 2 वेक्टर ए निकालना है, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ये यहाँ पर मुख्य रूप से आपको समझाने का मतलब था, जो आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच रहे हैं और वो 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हैं, सदिश का सदिश से गुणा। अब आपने सीखा होगा कि जो सदिश होता है उसका सदिश से 2 तरीके से गुणा होता है, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है, समझ रहे हो। वैसे सदिश का सदिश से गुणा में स्केलर प्रोडक्ट होता है और वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वही दोनों हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। बाकी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस चैप्टर में और बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है और बस धीरे धीरे जो है ये समाप्त हो जाएगा हमारा, ठीक है। समित संख्या में है टॉपिक, लेकिन यहाँ पर सदिश में अब यही सारे टॉपिक थे और बहुत ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सरसाइज भी हमारे पास नहीं दी गई है, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा।
अभी इसके बाद का जो शाम को लेक्चर आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा सदिश का अदिश गुणन। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा वो सदिश का सदिश गुणन होगा। बाकी और भी जो छोटे मोटे टॉपिक इसमें बचे हुए होंगे उसको हम लोग कवर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो रेगुलर आप लोग लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करिए। अपने दोस्तों की बताइए कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर अप्लाइड मैथ फर्स्ट की जबरदस्त क्लास चल रही है। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे दोनों टाइम क्लास चलती है। आप आकर के इसको ज्वाइन करिए और मैथमेटिक्स को अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।